अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सी। आज मैं एक और वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ जिसमें हम पढ़ेंगे डेटा फ्लो डायग्राम, डीएफडी इसको कहा जाता है, डीएफडी शॉर्ट, या कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम भी कहा जाता है। हम ये सीरीज डायग्राम की सीरीज पढ़ रहे हैं जिसमें हमने पहले ईआरडी पढ़ी, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, और उसके बाद क्लास डायग्राम पढ़ी, और अब ये तीसरी वीडियो है डायग्राम्स की जिसमें हम डाटा फ्लो डायग्राम पढ़ने जा रहे हैं। ये आपके CS403 कोर्स में पढ़ाई गई है, और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के 3 या 4 कोर्सेज और भी हैं, एडवांस कोर्सेज हैं जिनके अंदर ये डीएफडी को थोड़ा थोड़ा टच दिया हुआ है, यानी डिफरेंट लेवल्स को पढ़ाया गया है। कुछ जगह लेवल 0 पढ़ाया गया है, कुछ जगह एडवांस पढ़ाया गया है। बेसिकली इसमें लेवल 0 और 1 ही ज़्यादातर यूज़ होता है, ज़्यादातर उसी को ही हम इस्तेमाल करते हैं डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे। हम जब हमने करनी होती है, डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है, तो उसमें सिर्फ हम लेवल 0 और 1 ही यूज़ करते हैं। एडवांस लेवल जो है वो हमने अकॉर्डिंगली अगर यूज़ कहीं पर करने हो तो हम वहाँ पर करते हैं, अदरवाइज़ नहीं करते। ये भी हम पढ़ेंगे कि कहाँ तक लेवल हम कर सकते हैं इजीली, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम आगे। और पहले हम डिफ़ाइन करेंगे इसको कि क्या डीएफडी है, फिर उसके बाद उसकी एग्जांपल्स और उसकी डिटेल वगैरह हम करेंगे। अच्छा, आइए हम शुरू कर देते हैं। डीएफडी, डाटा फ्लो डायग्राम, इसकी 2 डेफिनेशंस मैंने ये गूगल से, इंटरनेट से लेकर ही आपको बता रहा हूँ। डाटा फ्लो डायग्राम इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लो ऑफ डाटा थ्रू अ सिस्टम। एक बेसिक डायग्राम ये कहती है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लो ऑफ डाटा थ्रू अ सिस्टम। एक सिस्टम में जितना भी डाटा फ्लो होगा, इनपुट होगा, आउटपुट होगा, यूज़र का दिया हुआ इनपुट होगा या कंप्यूटर जनरेटेड आउटपुट होगा, यानी वो सिस्टम का जो भी उसका रिस्पॉन्स आएगा आगे से, वो सारा डाटे का रिस्पॉन्स, यानी जो भी जिस डाटे की फॉर्म में रिस्पॉन्स आएगा उसको वो हम डाटा फ्लो डायग्राम के अंदर मेंशन करेंगे। एक और डेफिनेशन है, डाटा फ्लो डायग्राम इज रियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो थ्रू अ प्रोसेस और अ सिस्टम। सिमिलर वही बात कर रहा है कि रियल रिप्रेजेंटेशन इंफॉर्मेशन फ्लो, जितनी भी इंफॉर्मेशन फ्लो होगी सिस्टम के अंदर डाटा की फॉर्म में, हम उस सब को जो है वो डाटा फ्लो डायग्राम में लिखेंगे। डीएफटी हेल्प यू बेटर अंडरस्टैंड प्रोसेस और सिस्टम ऑपरेट, डिस्कवर और सिस्टम ऑपरेशंस टू डिस्कवर पोटेंशियल प्रॉब्लम्स, improve efficiency and develop better processes। यानी अब इसका मतलब ये कहने का है कि आप जब डीएफटी बनाते हो, जब आपको सारे प्रोसेसेस पता चल जाते हैं कि ये प्रोसेस ये करेगा, यूज़र इनपुट देगा तो उसका उसका रिस्पॉन्स क्या आएगा। लाइक एक यूज़र अपडेट करता है फाइल को, तो उसको जब अपडेट के ऊपर क्लिक करे तो उसको प्रॉपर रिस्पॉन्स आना चाहिए कि फ़ाइल हैज़ बीन अपडेटेड, और वो फाइल रियल टाइम में अपडेट भी हुई होनी चाहिए। तो डाटा का फ्लो, डाटा का एक्सचेंज इंफॉर्मेशन की फॉर्म में जो हो रहा है वो होना चाहिए सिस्टम के अंदर। डाटा फ्लो डायग्राम ये चीज़ मेक श्योर करती है। लेकिन फिर उसी तरह क्लास डायग्राम और ईआरडी की तरह हम फाइनल प्रोजेक्ट में, कुछ प्रोजेक्ट्स में ये बनाई जाती है, सब में ज़रूरत नहीं होती इसकी। हर उसके अंदर प्रोजेक्ट, फाइनल प्रोजेक्ट में नहीं होती है डाटा फ्लो डायग्राम। जिसमें हम बनाते हैं उसमें हम यही ईआरडी वाला ही काम है कि हम 100% एक्यूरेट नहीं बना सकते। हम अपनी तरफ से अपनी थिंकिंग के मुताबिक एक अजम्पशंस करते जाते हैं कि ये हम जब करेंगे, इनपुट होगा, डाटे का फ्लो इस तरह होगा, इस तरह उसके सारा फ्लो चलता चला जाएगा, ये प्रोसेस होगा, ये एंटिटी होगी, और ये सारी चीज़ें। ये एक अजम्पशन ही होती है, हम उसको पढ़ के, सारी चीज़ों को देख के हम 100% श्योर नहीं हो सकते कभी भी कि ये बिल्कुल एक्यूरेट बन गई है। हमेशा उसमें कमी खुताई, क्योंकि सिस्टम में भी ऐसे ही होता है, जो भी आप सिस्टम बना रहे हैं उसमें हमेशा कमी खुताइयाँ रह जाती हैं, वो पर बाद में हम उसे अपडेट करते रहते कंटिन्यूस प्रोसेस है अपडेशन का। तो इसी तरह ये हम एक दफ़ा बनाते हैं डॉक्यूमेंट में, उसमें कमी खुताइयाँ रह जाती हैं, कुछ चीज़ें ज़्यादा आ जाती हैं, कुछ चीज़ें कम आ जाती हैं। फिर जब हम उसको यानी जो सिस्टम बनाने लगे, जब वो बनता है तो फिर हम उसके बाद उसको चेक कर लेते हैं कि डायग्राम में कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मिसिंग होती हैं या हमने ऐड करनी होती हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं स्टेप्स टू ड्रा कैसे करना है, क्या क्या स्टेप्स हैं। पहले तो हमने आइडेंटिफाई करनी होती है एक्सटर्नल एंटिटीज। दीज आर द सोर्सेज एंड डेस्टिनेशन ऑफ डाटा दैट इंटरेक्ट विद द सिस्टम, यानी सोर्स और डेस्टिनेशन है। अब
जो आपका सिस्टम है, जो आपका मेन सिस्टम है, उससे एक सोर्स होगी जो इनपुट आपको देगा, उसको ही रिस्पॉन्स जाएगा। एक डेस्टिनेशन होगी जो उस रिस्पॉन्स के ऊपर सिस्टम काम करेगा, उस डाटे के ऊपर, और उसको आगे जो सिस्टम को पहुंचाना है वो पहुंचाएगा। लाइक ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जैसे होता है कि आप उसे रॉ मटेरियल को बनाने के लिए वो चीज़ें आती हैं कंपनी के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, वो बन के जो चीज़ आगे निकलती है वो आपकी डेस्टिनेशन होती है। तो इसी तरह सोर्स एंड डेस्टिनेशन, ये आपने आइडेंटिफाई करनी होती हैं चीज़ें सबसे पहले कि कौन सी होंगी, ठीक है, एक्सटर्नल एंटिटीज़। फिर हमने मेन प्रोसेस आइडेंटिफाई करना होता है कि आपके सिस्टम का मेन प्रोसेस क्या है, क्या चीज़ है आखिर जो आपके जिससे वो आपकी एक्सटर्नल एंटिटीज़ ने इंटरेक्ट करना है, ठीक है। यानी आपका सिस्टम जो मेन, ये ऊपर लिखा है दीज आर द सोर्स एंड डेस्टिनेशन एंड इंटरेक्ट विद सिस्टम, ये जो सिस्टम से इंटरेक्ट करेंगे ये आपके मेन प्रोसेसेस हैं, ठीक है। फिर डिटरमाइन द डाटा फ्लो, डिफाइन हाउ डाटा मूव बिटवीन द प्रोसेसेस, डाटा स्टोर्स एंड एक्सटर्नल एंट्रीज। ये सारा वो डाटे का फ्लो कि एक एक्सटर्नल एंटिटी मेन प्रोसेस के साथ कैसे इनपुट, जो भी है, जो भी उसका इनपुट है, वो डाटा स्टोर कैसे हो रहा है, उसका प्रोसेस उस पर क्या है, एक्सटर्नल एंटिटी सारी जो हैं वो जो भी यूज़ हुई हैं उन सब का आपने लिखना होता है जो रिक्वायर्ड है अकॉर्डिंग टू आपके सिस्टम। फिर है डिफाइन द डाटा स्टोर, आइडेंटिफाई वेयर डाटा स्टोर विद इन द सिस्टम। एक ये चीज़ एक्स्ट्रा इसके अंदर आती है कि हमने आइडेंटिफाई भी करना होता है कहाँ पर डाटा स्टोर होगा सिस्टम के अंदर, कौन सी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो फ्लो होकर सेव होगी डाटा के अंदर, सेव हो जाएगी, स्टोर कर दी जाएगी। इस चीज़ के अंदर डाटा स्टोर जो है वो डाटा स्टोर हम यूज़ करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं कि किस तरह हम सिंबल्स और नोटेशन जो यूज़ करते हैं, उसमें हम सर्कल से यूज़ करते हैं प्रोसेस, आपका जो मेन आपका सिस्टम है। उसके बाद एरो से हम डाटा फ्लो रिप्रेजेंट करते हैं कि इनपुट हो रहा है या आउटपुट हो रहा है। रेक्टेंगल से हम एक्सटर्नल एंटिटीज़ का बताते हैं कि कौन सी एक्सटर्नल एंटिटी है, इसका नाम क्या है। ओपन रेक्टेंगल जो है वो डाटा स्टोर। ये डिफरेंट किस्म की हम आगे पढ़ेंगे कि डिफरेंट, इसमें जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि ईआरडी और उसके अंदर क्लास डायग्राम के अंदर डिफरेंट किस्म की नोटेशंस और डिफरेंट किस्म के मॉडल्स हैं जो यूज़ होते हैं। इस तरह यहाँ पर भी यूज़ होती हैं और उनकी भी डिफरेंट नोटेशंस जो हैं वो हमें यानी प्रोसेस, डाटा फ्लो, एक्सटर्नल एंट्रीज को डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन सारे ही ठीक हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आप अगर फॉर एग्जांपल आप कोई फाइनल प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसमें मैं आपको एक यहाँ पर छोटी सी एडवाइस दे दूँ कि आप अगर ये एक यूज़ कर रहे हो ना, एक तरह की नोटेशन, तो बाकी सब में भी वैसे ही यूज़ करो, ताकि जो आपका रीडर होगा, प्रोफेसर होगा, टीचर होगा, वो इजीली आइडेंटिफाई कर सके। वो बार बार चेंजिंग होंगी, वो पता तो चल जाता है एक तरह की सिमिलर, ज़्यादा फ़र्क नहीं है सारी नोटेशन के अंदर, लेकिन वो फिर भी मसला आता है कि वो कहते हैं यार ये एक जगह और बना है, एक जगह और बना है। तो एक ही आपको स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए। अच्छा, हम लेवल पढ़ लेते हैं, उनकी डिटेल पढ़ लेते हैं। पहले लेवल 0 है, जिसको कॉन्टेक्स्ट डायग्राम कहा जाता है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट डायग्राम रिप्रेजेंट द इंटायर सिस्टम एज अ सिंगल प्रोसेस। पूरे सिस्टम को एक सिंगल प्रोसेस में हम रिप्रेजेंट कराते हैं। शो द इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम और एक्सटर्नल एंटिटीज, यूज़र हो सकते हैं, अदर सिस्टम हो सकती है, या ऑर्गेनाइजेशन जिसके साथ भी उसने सिस्टम ने इंटरेक्ट करना है। और एक्सटर्नल एंट्रीज ने यूज़र हो सकता है, कोई आपका कोई भी चीज़ हो सकती है, वो आगे मैं एग्जांपल के तौर पे दिखाऊंगा, भी आपको समझ आ जाएगी। दिस डायग्राम प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ सिस्टम बाउंड्रीज एंड द डाटा फ्लो बिटवीन द सिस्टम एंड एक्सटर्नल एंट्रीज। ये सिर्फ एक ओवरव्यू होता है। लेवल 0 सबसे बेसिक और सबसे ओवरव्यू होता है। मेनली लेवल 0 ही यूज़ होता है जब आपने डीएफडी बनाना होता है। लेवल 0 ही है। कुछ असाइनमेंट भी सेमेस्टर में आई थी लास्ट में, तो लेवल 0 लेवल 1 ही है आपको ज़्यादातर बनाने को कहा गया था। तो यही मेनली यूज़ होते हैं। एडवांटेजेस, सिंपलिसिटी, सिंपल होता है, आपको बेसिक तरीके से आपने उसका इनपुट एंड आउटपुट सारी एक्सटर्नल एंटिटीज़ का बताना है सिस्टम के साथ। क्लियर बाउंड्रीज, क्लियरली डिफाइन द स्कोप ऑफ सिस्टम एंड इंटरेक्ट विद एक्सटर्नल एंट्रीज। क्लियरली आपने डिफाइन करना होता है, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं होती। क्विक कम्युनिकेशन, फैसिलिटेट द रैपिड कम्युनिकेशन सिस्टम पर्पस एंड मेजर डाटा फ्लो टू स्टेक होल्डर्स। ये स्टेक होल्डर जो थर्ड पर्सन कोई पढ़ेगा ना, तो उसको भी समझ आ जाएगी कि यार
इसके अंदर कैसे इंफॉर्मेशन का फ्लो कैसे चल रहा है सिस्टम के अंदर एक्सटर्नल एंटिटीज़ के साथ, या यहाँ आपका किसी जो है वो जैसे हम ऊपर पढ़ रहे थे कि बाकी कोई और सिस्टम के साथ अगर इंटरेक्शन है, यानी एक सिस्टम के अंदर कोई और सिस्टम भी है, तो उसके साथ बेसिक इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हम लेवल 0 पे करते हैं। बिल्कुल बेसिक बताते हैं कि यार ये क्या कर रही है। उसमें उसका डिसएडवांटेज है लैक ऑफ डिटेल, इसके अंदर इतनी डिटेल नहीं होती। तो जो नॉर्मल यूज़र है वो तो पढ़ के ये चीज़ को कर लेगा, लेकिन जो कोई डेवलपर आएगा, प्रोग्रामर आएगा, वो कहेगा यार यहाँ पर लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, समझ में नहीं आ रही कि ये कैसे चेंज हुआ है। बेसिक इन्फॉर्मेशन की तो समझ आएगी, लेकिन एडवांस जब आप कम्प्लेक्स होगा सिस्टम उसमें नहीं समझ आएगी। ओवर सिंप्लीफिकेशन में और सिंप्लीफाई द सिस्टम्स लीड टू पोटेंशियल मिसअंडरस्टैंडिंग। वही बात है कि जब ज़्यादा कम्प्लेक्स सिस्टम होगा उसका हम इतना बेसिक बना देंगे तो कुछ समझ आना ही बंद हो जाएगा, ये क्या है, बहुत ज़्यादा ही सादगी है। तो ये डायग्राम भी मैंने किसी इंटरनेट से गूगल से पिक किया है आपको बताने के लिए कि एक पैसेंजर है, उसका रिक्वेस्ट जा रही है, वो कैंसिल कर सकता है, रिजर्वेशन कर सकता है। जब वो कैंसिल करेगा तो टिकट इन्फॉर्मेशन उसको आएगी, जब रिजर्वेशन करेगा फिर टिकट इन्फॉर्मेशन आएगी। रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है। फिर उसके बाद दूसरी तरफ एडमिन, अप डाउन ट्रेन इन्फॉर्मेशन, रिज़र्व कैंसिल इन्फॉर्मेशन उसको वापस जाएगी कि इसने रिज़र्व की, इसने कैंसिल किया है। फिर पैसेंजर इन्फॉर्मेशन की, ये पैसेंजर जो है ये नाम है फलां है, ये सारी ये बिल्कुल एक बेसिक डिटेल है, बेसिक बिल्कुल पता चल रहा है कि यार एक पैसेंजर एडमिन जो एक्सटर्नल एंटिटीज़ हैं बीच में, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम जो है वो आपका मेन जो प्रोसेस है वो है, सिस्टम है, प्रोसेस है, आप जो भी कह सकते, ठीक है। उसके बाद लेवल 1 पे आते हैं। लेवल 1 ब्रेक डाउन द सिंपल प्रोसेस इनटू कॉन्टेक्ट डायग्राम इनटू अ मेजर सब प्रोसेसेस। डीकम्पोजिशन डायग्राम, इसको डीकम्पोजिशन डायग्राम कहते हैं लेवल 1 को, यानी अब और ज़्यादा वो हो जाएगी, इन्वॉल्व हो जाएगी उसके सब प्रोसेसेस, डाटा स्टोर एंड डाटा फ्लो। अब पहले तो हम सिर्फ डाटा फ्लो ही बता रहे थे, डाटा स्टोर हमने ऊपर नहीं बताया लेवल 0 में। लेवल 0 में बाद जगह बताते हैं, बाद जगह नहीं बताते। It provides a more detailed view of a system showing how main functions are interconnected and how data is processed and stored within the system. इसमें बाकी डिटेल भी आती है, कैसे डिटेल जो डाटा जो है वो प्रोसेस कैसे हो रहा है, स्टोर कैसे हो रहा है। इसके एडवांटेजेस में आ जाए इंक्रीज डिटेल इंक्रीज हो जाती है, यहाँ पर काफ़ी डिटेल में हम काम कर सकते हैं। मॉड्यूलर व्यू ब्रेक डाउन द सिस्टम इनटू द मैनेजेबल मॉड्यूल फैसिलिटेटिंग द डिटेल एनालिसिस एंड डिज़ाइन। इसमें एक ये भी है कि हम नीचे सब सेक्शन में डिवाइड करते रहते हैं, फर्दर इसकी डिवीजन हो जाती है, उससे आपको जो है वो एक मॉड्यूल्स टाइप बन जाते हैं। हम उसे आसानी से मैनेज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। इम्प्रूव कम्युनिकेशन, इन्हांस द कम्युनिकेशन अमंग स्टेक होल्डर बाय प्रोवाइडिंग अ मोर डिटेल व्यू ऑफ फंक्शन ऑफ द सिस्टम फंक्शनैलिटी। सिस्टम की फंक्शनैलिटी का ज़्यादा अच्छा व्यू दे देते हैं, जो स्टेक होल्डर थर्ड पर्सन है वो और ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सकता है। इसके डिसएडवांटेजेस यही है कि कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, नॉर्मल यूज़र को तो बिल्कुल ही समझ नहीं आएगी। जब आप बिल्कुल एडवांस लेवल पे जाओगे, स्टेक होल्डर के लिए समझना आसान भी होता है, लेकिन एक एंड पे डिफ़िकल्ट भी होता है, लेकिन दूसरे एंड पे डेवलपर के लिए आसान है। उसको पता चल रहा है कि भाई कैसे डाटा फ्लो एक्सचेंज हो रहा है, वो ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सकेगा। पोटेंशियल फॉर कन्फ्यूजन, इफ़ नॉट वेल स्ट्रक्चर इट कैन बिकम, अगर वेल स्ट्रक्चर नहीं होगा तो ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा, डिफ़िकल्ट टू फॉलो, मुश्किल हो जाएगा और ज़्यादा। लाइक हम देखें, अब आगे देखते हैं कि पैसेंजर है, रिजर्वेशन प्रोसेस है, इंक्वायरी है, डाउन स्टोरेज, अप स्टोरेज, रिपोर्ट टू एडमिन, टिकट जनरेशन प्रोसेस एक अलग हमने प्रोसेस बना दिया और इसके अलग डाटा फ्लो बन जाएंगे। ये तो उसका बेसिक उसको बनाया ना लेवल 1 को, कि इसके अंदर टिकट जनरेशन प्रोसेस होगा, रिजर्वेशन प्रोसेस होगा, रिपोर्ट टू एडमिन करेगा। ये जब रिपोर्ट टू एडमिन करेगा तो फर्दर इसके डाटा फ्लो आउट इनपुट दे रहा है तो आउटपुट भी आएगा। तो ठीक है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि हम इसमें फर्दर डिवाइड कर देते हैं, मोर डिटेल बना देते हैं, मॉड्यूल्स बना देते हैं। तो एक एक मॉड्यूल बना दिया, रिपोर्ट टू एडमिन, टिकट जनरेशन प्रोसेस, और इसमें आगे हम फर्दर अपने हिसाब से हम उसको मैसेजेस जो हैं डाटा फ्लो के वो बता सकते हैं कि कैसे हो रहा है। उसके बाद लेवल 2 एंड बियॉन्ड डिटेल डीकम्पोजिशन,
हम ये लेवल 2 और लेवल 3 का सिर्फ बेसिक एक आइडिया लेंगे कि फर्दर डिकम्पोज द प्रोसेस लेवल 1 इनटू मोर डिटेल सब प्रोसेसेस that this level of detail is necessary for complex system where each process need to be broken down into a finer granularity to fully understand। ये बड़े लार्ज प्रोजेक्ट्स के ऊपर यूज़ होता है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है आपका सॉफ्टवेयर, वो बेसिक है, लेवल 0 से लेवल 1 से डिफाइन नहीं किया जा सकता, एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता उसका डाटा फ्लो और डाटा स्टोर। तो फिर हम एडवांस लेवल पर इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एडवांटेजेस देख लें। कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल होगी, एक्सलेटिंग इम्प्लीमेंटेशन, प्रोवाइड अ डिटेल डॉक्यूमेंट दैट कैन बी यूज फॉर सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन एंड ट्रबल शूटिंग। डिसएडवांटेज टाइम कंज्यूमिंग, बहुत देर इसमें लग जाती है इसको बनाने के लिए। हाई लेवल ऑफ स्किल, आपको स्किल बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत कम्प्लेक्सिटी हो जाएगी तो फिर आपको बड़े डिटेल में देखना पड़ता है कि चीज़ सही बन रही है, एक्यूरेटली बन रही है। Potential overhead, the level of detail can become overwhelming and make it difficult to maintain and manage। बहुत मुश्किल हो जाता है इसको मैनेज करना जब ये डिटेल ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएगी। तो फिर जो नॉर्मल यूज़र होगा वो उसको बिल्कुल समझ आना बंद हो जाएगी, उसको तो पता ही नहीं चलेगा। डेवलपर को भी एक दफ़ा जब दूसरा बंदा आकर कोई देखेगा तो उसको यार देखना पड़ेगा ये क्या है। हर प्रोसेस के अंदर सब प्रोसेसेस हैं और वो इतने ज़्यादा सब प्रोसेसेस के अंदर सब प्रोसेसेस हैं, फिर उनकी डिटेल है, उनका डाटा फ्लो है, उनका डाटा स्टोर है, वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इतना लेवल पे नीचे नॉर्मली जाते नहीं, लेकिन जब जाने की ज़रूरत पड़े तो फिर उसको बनाया जाता है। अच्छा, ये देख लें उसके अंदर, वो देखें कि आप देख रहे होंगे कि पैसेंजर है, इंक्वायरी है, रिजर्वेशन प्रोसेस है, फिर रेलवे डिपार्टमेंट है, फिर वो सर्च है, फिर रिजर्वेशन प्रोसेस जो वो सर्चिंग का एक है। वो हर एक डिपार्टमेंट को उसने तोड़ के उसका डाटा फ्लो भी बताया हुआ है, कैसे डाटा फ्लो हो रहा है। लिखा नहीं, ज़्यादातर मेंशन नहीं किया, लेकिन आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली अपने सिस्टम में मेंशन कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो चुका है। एक्सटर्नल एंटिटीज़ देखें कितनी सारी हो चुकी हुई है, मेन प्रोसेसेस कितने ज़्यादा हो चुके हैं। तो सॉरी, एक्सटर्नल एंटिटीज़ जो हैं वो अभी इधर ज़्यादा नहीं हुई, प्रोसेसेस ज़्यादा हुए हैं। ये सारे इस सिस्टम के प्रोसेसेस हैं, सब प्रोसेसेस बड़े जो हैं वो मेन प्रोसेसेस हैं। जैसे कैंसिल प्रोसेस है, रेलवे डिपार्टमेंट है, उसके सब प्रोसेसेस आगे हैं। ठीक है, जनरेट टिकट एक जो है वो आपका एंटिटी है। तो ये डिटेल्ड वे में आप चले जाते हैं कि जितना आप उसके अंदर खुद से सोच सकते हैं कि यार ये प्रोसेस होने चाहिए, ये एक्सटर्नल एंटिटीज़ होंगी, ये सब प्रोसेस के अंदर, इस प्रोसेस के अंदर ये प्रोसेस होगा। तो वो आप उसके अंदर सोच के लिख सकते हैं लेवल 2 में। अच्छा, अब हमने ये पढ़ लिया, अब हम उसका मतलब भी पढ़ लेते हैं, एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं। डिफरेंट मॉडल्स भी ये देख लें कि ये डिफरेंट मॉडल में एक्सटर्नल एंटिटीज़ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिफाइड है, फिर जैन एंड सैरोन्स मॉडल है, SSADM मॉडल है, उसमें एक्सटर्नल एंटी प्रोसेस डाटा स्टोर कैसे किया जाता है। फिर डाटा फ्लो मेनली एरो से ही हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैंने गूगल से पिक किया, आप उससे सर्च करा कर इसमें डिटेल में देख सकते हैं कि डिफरेंट मॉडल की एक्सटर्नल एंटिटीज़ प्रोसेस और डाटा फ्लो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आखिर में हम देख लेते हैं। मैं पहले दोनों वीडियोस में बता चुका हूँ, अब फिर बता देता हूँ कि MS Visio ही बेस्ट टूल है कोई भी डायग्राम ड्रा करने के लिए। तो हम अगर MS Visio ओपन करते हैं तो इसमें हमने लिखना है डाटा फ्लो डायग्राम। जब हम ये एंटर करेंगे तो वो हमें डाटा फ्लो डायग्राम डिफरेंट किस्म के जो मॉडल यूज़ करके वो हमें दे देगा। लाइक हम ये एग्जांपल वाला एक खोल लेते हैं। ये उसने बाय डिफ़ॉल्ट ही कोई टेम्पलेट लिया इंटरनेट से, हमें दे दिया, और इसमें हमें बताया हुआ एक कस्टमर है, एक ऑर्डर है, एक वेयर हाउस की एंटिटी है, फिर रिसीविंग ऑर्डर, शिप, बुक, कलेक्ट पेमेंट, फिर एक कस्टमर की इधर भी एक एंटिटी है, एक्सटर्नल एंटिटी इनवॉइस है। ठीक है, तो हम वो बता रहे हैं कि सारे सिस्टम में कैसे डाटा का फ्लो हो रहा है, कौन सा इनपुट है, कौन सा आउटपुट है। ये भी एक लेवल बनी है, ज़्यादा एडवांस नहीं है, उसने लेवल 2 3 शो नहीं कराया हुआ। तो बहरहाल ये चेंज डाटाबेस नोटेशन है। ठीक है, तो इस एंड पे यही मैं बता दूं कि इसको डाउनलोड कैसे करना है। इसको डाउनलोड कैसे करना है कि आपको MS Visio 2016 है, 19 है या 13 है,
आपने यहाँ गूगल पे लिखना है, ये आपके पास लिंक आएगा freesoftwarefiles.com। इसके ऊपर आपने जाना है, नीचे स्क्रॉल करेंगे, डाउनलोड की ऑप्शन होगी, डाउनलोड नाउ करेंगे, एक ISO फाइल डाउनलोड हो जाएगी। आपने उसको एक्सट्रैक्ट करना है या माउंट करके इंस्टॉल कर लेना है। लेकिन इंस्टॉल करने से पहले रिक्वायरमेंट यही है कि आपके पास वर्ड एक्सेल पहले इंस्टॉल्ड हो कंप्यूटर में। जब वो इंस्टॉल होगा तभी ये इंस्टॉल होगा, अदरवाइज़ ये स्टैंड लोन इंस्टॉल नहीं होगा। अच्छा, आप सर्च पे जाके फिर उसके बाद देखेंगे MS Visio 2016 शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये रही आपकी डाटा फ्लो डायग्राम। अगर आपका कोई सवाल है, कोई बात समझ में नहीं आई, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और कमेंट में अगर आपको कोई और डायग्राम भी सीरीज़ में ऐड करवाना चाहते हैं, कोई आप चाहते हैं कि इसको भी एक्सप्लेन कर दें, तो वो भी मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है। बाकियों का एंटिटी रिलेशन डायग्राम और क्लास डायग्राम दोनों का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।